अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कुदस में आगे बढ़ते हुए विलियम इमारलेग से पूछता है चार्लियन के बारे में आपका पहला तासर क्या है। तो इमारलेग कहता है मैं असल में हैरान हूँ। उसका तोहफा अच्छा था और वो पुरस्कून लग रहा था, ताहम पहले असरात गुमराहकुन हो सकते हैं। तो विलियम कहता है हमें जल्द अज जल्द एबलन के नए कमांडर का तयन करने की जरूरत है। मेरी राय में चार्लियन सबसे ज्यादा मौजू उम्मीदवार है। ये सुनकर इमारलेग कहता है मुझे पहले इस बारे में जियोम से बात करनी है और फिर मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह करूंगा। जबकि उधर शहजादा बाल्डोन अपनी बहन से कहता है तुम्हें इसे देखना चाहिए था बहन। जंगजू लाडगाय ने ऐसे शानदार तरीके से तीर मारा कि आपको कमान इस तरह पकड़ना होगा और ऐसे तीर छोड़ना होगा। दर हकीकत अगर मैं काफी मेहनत करूं तो मैं एक दिन उस जैसा बन सकता हूं। इसी लम्हे लाडगाय लाडजियोम के साथ वहां पर पहुंचता है और घोड़ों से नीचे उतरकर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो सबीला लाडजियोम से पूछती है जियोम क्या तुम ठीक हो। तो जवाबन लाडगाय कहता है अफसोस के साथ शहजादी, लेकिन मुझे आपके शोहर को ले जाना पड़ेगा। हमें अपने बादशाह के साथ एक अहम मामले पर बात करनी है। और फिर लाडजियों भी कहता है हाँ हमें बात करनी है। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और सबीला बहुत परेशान दिखाई देती है। जबकि इधर मियादोद सुल्तान से कहता है हमें माफ कर दें सुल्तान, लेकिन हमारे पास वजूहात हैं। हम शुरू से ही यारुकी के मंसूबे पर अमल पैरा है। पेशकदमी दस्तों ने किले का मुआयना किया है। हम जब हमले का इंतजार कर रहे थे तो हमें मौसूल होने वाली खबर से सदमा पहुंचा। तो सुल्तान पूछते हैं कैसी खबर। तो जवाबन यारुकी कहता है एक ऐसे शख्स की जिसकी तवक्को नहीं कर सकते वो किले में था मेरे सुल्तान। अपनी मनमानी और इकदामात से रियासत को कमजोर करने वाले ऐसे शख्स जो हमेशा हमारा रास्ता रोकता है। तो जवाबन सुल्तान पूछते हैं कौन है वो। तो यारुकी कहता है अमीर सलाहुद्दीन। वो उस किले में सोना ढूंढ रहा था सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कुदस में इमारलेग लाडजियोम के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने मुझे कितना मायूस किया है। तो लाडजियोम कहता है मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तो जवाबन इमारलेग कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मैं वाकई जो सुन रहा हूँ उस पर यकीन नहीं कर सकता। तो लाडजियोम कहता है मैं बस अपने दोस्त कौंतक की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा था तमाम नेक नियति के साथ। तो इमारलेग कहता है तुमने एक और कदम जहन्नम के रास्ते की जानब बढ़ा दिया है। नेक नियति कभी कभी अच्छी होती है और कभी कभार हमाकत। और फिर इधर सुल्तान कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि सलाहुद्दीन ने तुम्हें किला लेने से रोका। तो मियोदोद कहता है मेरे सुल्तान मैं अमीरी यारुकी के गुस्से को समझता हूँ, लेकिन इस वाक़े को देखकर मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूँ वो ये है कि ये कहना कि सलाहुद्दीन को पहले से मालूम था मुनासिब नहीं होगा। और फिर अमीर अस्फहानी कहते हैं हमने मलक मियोदोद और अमीर यारुकी की बात को सुना, यकीनन अमीर सलाहुद्दीन को भी कुछ कहना होगा मेरे सुल्तान। ये सुनकर यारुकी कहता है हम जानते हैं कि आप अमीर सलाहुद्दीन से कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं छुपा सकते कि उसने क्या किया है। अस्फहानी तो जवाबन अस्फहानी कहते हैं जब वो आएगा तो हम जान लेंगे कि सलाहुद्दीन ने क्या किया और क्यों किया। मुझे कुछ और कहना है सुल्तान, क्योंकि अमीर यारुकी एक जबरदस्त मंसूबे के साथ मुहिम पर निकला जिसके बारे में उसने कहा कि उसने इस पर बहुत तफसील से जायजा लिया है। तो फिर इसे कुदस से बाकरास आने वाले सुरमाओं के दस्ते का इल्म क्यों नहीं हुआ। क्या ये इनकी संगीन कमजोरी नहीं थी। ये मुझ पर सलाहुद्दीन के जुर्म को छुपाने का इल्जाम लगा रहा है, लेकिन असल में सलाहुद्दीन पर इल्जाम लगाकर अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। यह सब सुनकर यारुकी गुस्से से कहता है वजीर हजरत जो आप कह रहे हैं। तो सुल्तान उन्हें टोकते हुए कहते हैं बस खामोश। और फिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं यारुकी अब मेरी बात गौर से सुनो ताकि इसे हरफ ब हरफ आगे पहुंचा सको दोनों अमीर सलाहुद्दीन को और शेरकू को। जबकि दूसरी जानब कुदस में लाडजोम इमारले से कहता है मैंने वही किया जो मेरे जमीर ने मुझे कहा। तो इमारले गुस्से से कहता है तुमने सिर्फ हमाकत की है जियोम, और यकीनन इस हमाकत की कीमत अदा करनी होगी। अगरचा तुम्हें मालूम था कि जो मालियाती तरतीब हमने बाकरास में कायम की है वो हमारे लिए कितनी अहम है। तुमने सोना मुसलमानों के हाथों में जाने दिया, तुमने किले के भरोसे को तबाह कर दिया, तुमने कुदस की बादशाही से सोना चुराया है। और फिर पूछता है जिनके बारे में लाडगाय बात कर रहा है वो कौन थे। उन सब को याद करने के बाद लाडजियोम कहता है मामूली लोग जो अतराफ के इलाके को जानते थे, उन्होंने मेरी रहनुमाई की। और फिर इमारले कहता है अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो तुम जिस कुएं में गिरोगे वो मजीद गहरा होगा और मेरा दामाद होना तुम्हें नहीं बचा सकेगा। मगर लाडजियोम कहता है छुपाने वाली कोई बात नहीं है जहान पना। मैंने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया है उसकी जो भी सजा होगी मैं अदा करने को तैयार हूँ। इसके साथ ही इमारले सिपाहियों को पुकारता है और उनसे कहता है लाडजियोम को जंदान में ले जाओ, फैसला होने तक यह वहीं रहेगा। यह सुनते साथ ही सिपाही लाडजियोम को लेकर रवाना हो जाते हैं।
जबकि दूसरी जानब कहरा में आगे बढ़ते हुए शेरकू सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, अपने सुल्तान के गजब से अल्लाह की पनाह मांगो भतीजे, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तमाम काफरों के किलों में से बाकरास किले का मुहासरा क्यों किया? ये कैसे हुआ? ये कैसा इत्तेफाक था? तो जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब मैं समझाऊंगा तो हमारे सुल्तान समझ जाएंगे। इस सोने को उनके मालिकान तक बाहिफाजत पहुंचाने के बाद मुझे शाम जाना है। तो शेरकू उससे कहते हैं, जाओ और बाकरास के लिए ये मसला हल करो, और तुम यहाँ की सूरत हाल की वजाहत भी कर सकते हो। करारगाह में मौजूद खामियों को पूरा करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन हमें शहवार के साथ थोड़ी देर निमटना पड़ेगा। उसने ना चाहते हुए भी वो इलाका करारगाह के लिए बतौर अख्ता दे दिया। वो गया और लोगों से सोना ले आया जिसका हमसे वादा किया गया था। ताजिर और आम लोग परेशान हैं, उनके दरमियान वसवसे गर्दिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हमें सजा दे रहा है और हमारा सोना जंगियों को दे रहा है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्या वो भूल गए हैं कि दरगाम ने क्या लिया? तो जवाबन शेरकू कहता है, वो कैसे भूल पाएंगे, बस ये सब शहवार का मंसूबा है। वो ये सब कुछ जानबूझ कर रहा है और हमें लोगों के सामने बुरा बना रहा है ताकि यहाँ के लोग हमारे खिलाफ हो जाएं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमें जल्द अज जल्द काजी फाजिल से बात करनी होगी। अवाम का सामना करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। सबसे पहले हमें इस सोने को उनके मालिकान तक पहुंचाने की जरूरत है। जबकि उधर काजी फाजिल शहवार के पास जाता है और कहता है, आखिरकार आपने देखकर मुझे तलब कर लिया वजीर हजरत। तो वजीर शहवार कहता है, मैं मसरूफ था, हुक्म को बरकरार रखना दोबारा आसान नहीं है। मैं और जौहर दिन रात काम कर रहे हैं। तो जवाबन काजी फाजिल कहता है, लेकिन हिफाजत अभी तक फराहम नहीं की गई। लोग बेचैन हैं और ये लोगों के बेचैनी के खतूत हैं। ये कहते साथ ही वो खतूत जैसे ही शहवार की जानब बढ़ाता है तो जौहर एकदम से आगे बढ़कर खतूत ले लेता है और फिर शहवार पूछता है, उन्हें क्या शिकायत है? तो काजी फाजिल कहता है, आपके भारी महसूलात। तो जवाबन जौहर कहता है, काजी फाजिल हमें ये करना पड़ता है वरना हम जंगियों का कर्ज अदा नहीं कर सकेंगे। तो काजी फाजिल कहता है, अगर आप दीवान में यह मामला उठाते हमें कोई ना कोई रास्ता मिल सकता था। हम सिकंदरियों के अमीरों से तवील मुद्दती रकम उधार ले सकते हैं। ये सुनकर शहवार कहता है, क्या आप हमें यहूदी दलालों के पंजों में देना चाहते हैं? काजी फाजिल कहता है, हम सुल्तान नूरुद्दीन से बात कर सकते हैं और उसे कर्ज में ताखीर करने को कह सकते थे। किसी लम्हे बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं, हम शहवार से बात करेंगे, रास्ते से हट जाओ। ये सुनते साथ ही शहवार खड़ा हो जाता है। इसी लम्हे सिपाही आकर बताता है, कमांडर महमूद और उनके साथी आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत मिलते साथ ही कमांडर महमूद अपने साथियों के साथ अंदर दाखिल हो जाता है और आकर कहता है, वजीर हजरत आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, मगर बदकिस्मती के साथ हम नहीं हैं। हम इस बोझ के साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने हमारी पीठ पर डाल दिया है। क्या आप जानते हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है? तो शहवार पूछता है, तुमने क्या सुना है कमांडर? इधर उधर की बातें मत करो। तो महमूद कहता है, जबकि मिस्र के लोग आपके भारी महसूलात के नीचे दबे हुए हैं, जंगी एबलन की तारीख मुसलमानों को सोना दे रहे हैं। और फिर काजी फाजिल कहते हैं, खजाने से सोना तकसीम नहीं किया जा रहा है जनाब, ये वाकया बहुत पुरानी बात नहीं है। सोना एबलन के लोगों का ही था जो उनसे लिया गया था। तो महमूद कहता है, अगर हर कोई एक ही झूठ बोल रहा है तो कोई ना कोई जरूर राज तो होगा। मेरा अंदाजा है कि आप अपना हिस्सा पहले ही ले चुके हैं। महमूद की बात सुनकर काजी फाजिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि शहवार कहता है, अपनी हद में रहो, मैं तुम्हारी फौजी खिदमत की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। महमूद मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो महमूद कहता है, तो फिर यह जुल्म खत्म करें, हमें अपने महसूलात से किसी का पेट नहीं भरना है। महमूद के साथी भी उसके साथ आवाजें बुलंद करते हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा महसूलात अदा करते हैं, हम जंगियों को इतना नहीं अदा करेंगे। और फिर महमूद उनकी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है, वरना हम अपना हिस्सा जबरदस्ती ले लेंगे। यह सुनते साथ ही शहवार खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बेगैरत, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सिपाहियों, इन्हें बाहर निकाल दो। महमूद के सवा सिपाही सबको ले जाते हैं। और फिर महमूद कहता है, मैंने 40 साल तक फौज में खिदमत सरअंजाम दी, मगर अफसोस मुझे यह सिला मिला। यह कहते साथ ही महमूद भी चला जाता है। और फिर शहवार काजी फाजिल से पूछता है, क्या जंगी अमीर मेरी कौम को मेरे खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं? वो बताने की जहमत भी नहीं करते और तुम मुझसे नूरुद्दीन से भीख मांगने का कह रहे हो। ये कहते साथ ही वो खतूत उन्हें वापस दे देता है। जबकि बाहर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। एथरिस कहता है, मेरे अमीर तबीब लतीफ को सोना दे दिया है। आगे बढ़ते हुए वो सब एक तकरीब में पहुंचते हैं। शमसा भी उस तकरीब में बैठी होती है। एक गुलकार गा रहा होता है और वो सब भी उनके साथ बैठ जाते। और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी शमसा से कहते हैं, जबकि आप कुदस जा रही हैं, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। मुकद्दस शहर कुदस और मस्जिदुल अक्सा को मेरा सलाम देना और उन्हें कहना कि हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। यह सुनकर शमसा उनसे कहती है, अमीर सलाहुद्दीन, मैं आपका सलाम पहुंचा दूंगी, लेकिन एक होने का मतलब कि आप वहां रहने जा रहे हैं या? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, मैं वो वापस लूंगा जो हमारा है, मैं उसे फतह करूंगा। यह सुनकर शमसा परेशान हो जाती है, जबकि गुलकार जंगियों की तारीफ में गाना गाने लग जाता है, जिनको सुनते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी बहुत खुश होते हैं। शमसा के साथ बैठी लड़की सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहती है, वो आपके लिए गा रहा है, मगर इसी लम्हे एक तीर गुलकार को आकर लगता है
वो मारा जाता है और भगदड़ मच जाती है और लोग घरों की जानब भागना शुरू हो जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़े होकर शमसा से कहते हैं, शमसा लैला को यहाँ से ले जाओ। यह सुनते साथ ही शमसा उसे लेकर वहाँ से चली जाती है और सलाहुद्दीन अय्यूबी उस गुलकार की गर्दन में लगे तीर के साथ लगे एक पैगाम को निकाल कर खोल लेते हैं। काले चोगे में मलबूस वो शख्स जिसने तीर मारा होता है ये देख कर भाग जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी वो चिट्ठी पढ़ते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है, ना ही जंगी टोपियां और ना ही सलीबी जूते। और फिर खलील पूछता है, मेरे अमीर इसका क्या मतलब है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मामलात पेचीदा हो गए हैं खलील। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले इशारे को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।